नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, कुछ लोग कह रहे थे कि आप मनोविज्ञान की वीडियोज़ को स्टार्ट करिए, कुछ लोग कह रहे थे शिक्षण अधिगम के वीडियोज़ को स्टार्ट करिए। तो मैं आपको बता दूं, लगातार जो है आपके लिए ही मैं काम कर रहा हूं। अधिकांशतः 3, 4, 5 वीडियो मैं क्यों दिया गणित को लेकर के, क्योंकि गणित विषय में काफ़ी हमारी छात्र छात्राएं जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रही थी। थोड़ा सा उन्हें हेल्प हो जाए, ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए मतलब कि स्पेशल कर दे रहा हूं कि इसी में से सब कुछ पूछा जाएगा। थोड़ा सा उन्हें हेल्प हो जाए कि गणित ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, कठिन क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा करिएगा। हमारी तरफ से जो प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आसान है तो आप जो है अच्छे क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी तमन्नाएं हैं, जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे सर यूपी टेट का ईवीएस शुरू कर दीजिए, कुछ लोग कह रहे थे यूपी टेट का मनोविज्ञान शुरू कर दीजिए, तो जल्द ही सारी चीज़ें फिर से जो है मैं शुरू करने वाला हूं। ज़्यादातर हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़्यादातर छात्र डीएलएड के जुड़े हुए हैं, तो उनके भी बातों को रखना और उनके भी बातों को मानना हमारा दायित्व है। आप लोगों के ही कहने पर यह चैनल खड़ा हुआ और आपके ही कहने पर यह चैनल चल रहा है। जो कुछ आप कहेंगे मैं बार बार चैनल का नाम लेता हूँ, यह परिवार आपके लिए उतना ही बेहतर तरीके से काम करता रहेगा, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस के लिए सवाल बहुत आपके डीएलएड में इस तरीके का सवाल एक जरूर पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 4012 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। मित्रों, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? मैंने बताया था सबसे बड़ी संख्या 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, अंत में 0, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इसी में से बनाना है, सबसे बड़ी अंक कौन सा है? 4 है, तब 2 है, तब 1 है, तब 0, इसी तरीके से बनाएंगे। उसके बाद पूछा गया है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या अगर 0 इसमें सबसे छोटी है, इसमें 0 जो है सबसे छोटी है, लेकिन हम 0 को नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 अगर सबसे पहले लगा देंगे तो इसकी वैल्यू समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले 1 लेंगे, तब 0 लेंगे, तब 2 लेंगे, तब 4 लेंगे, ठीक है। यह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। बनाई गई सबसे छोटी वह सबसे बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा? बनाई गई सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या a है और सबसे छोटी संख्या a है, इसका योगफल आपको निकालना है। योग कर दीजिएगा, 4 2 1 3, 2 4 1 5। इतना तो आप सभी लोग जानते ही हैं, अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सवाल क्या है? एक गांव में कुल इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने बच्चे हैं, गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? तीनों को ऐड कर देंगे, आसानी से इसका उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन माना जाएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हाँ आपके लिए मैंने करवा दिया, ठीक है। चलिए ये सवाल प्रयास कीजिए में दिया गया है घटाने के लिए। घटाने के लिए आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। घटाने के लिए आपसे तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, आपसे बेहतर सवाल इस तरीके के पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? जैसे रीता के पास 60,000 रुपये थे, उसने 63,900 रुपये स्कूटी खरीदने पर खर्च किया, तो उसके पास कितने रुपए बचे? 8,000 में से आप 63,900 रुपये को आप घटा देंगे तो उसके पास कितने रुपए खर्च किए उसके पास पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक गांव की कुल जनसंख्या इतनी है, इतने पुरुष इतने महिलाएं शेष बच्चे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके के सवाल आपके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 को जो है 5 बार आप लिख दीजिए, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 के आगे 3 0 आपको बढ़ा देना है, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 4 अंकों की, इसे आपको घटाना है। 9 9 9 8 9, ठीक है, ये उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से दे देता हूं। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जो 5, 15, 25 से पूरी तरह से विभाजित हों, पूरी तरह से विभाजित हों। इस तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कल वाला जो वीडियो मैंने बताया था उसमें बताया था कि अगर इससे भाग देना हो, से भाग देना हो तो हम हमेशा क्या निकालेंगे? हमेशा एलसीएम निकालेंगे। और में भाग देना हो तो हमेशा क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं, ठीक है। तो 5, 15, 25 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ पर निकालिए।
5 15 25, 5 से काटिए, 5 1 के 5, 5 3 15, 5 5 25, ठीक है। अब यही आ जाएगा 3 गुणे, आप निकालिएगा, 5 3 15 5 75, इसका जो आएगा एलसीएम कितना आएगा 75 आएगा, ठीक है। लसा कितना आ गया 75, ठीक है। अर्थात अब आपको क्या करना है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या बतानी है जो कि 75 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। 5 15 25 का मतलब अगर ऐसी संख्या जो 5 15 25 से भी विभाजित हो रही है, 5 से भी, 15 से भी, 25 से, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप यह जोड़ लीजिए कि वह 75 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही हो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? आप कहेंगे भैया 9 को जो है हम 4 बार लिख देते हैं, यह जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या हो जाएगी। अब 75 से पूरी तरीके से विभाजित, तो 75 से इसे भाग दे दीजिए। 75 1 के 75, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 9 में से 7 गया 2, अगली संख्या उतारेंगे 9, ठीक है। 75 1 के 75, 75 2 यहाँ 150, 75 3 यहाँ जो है करेंगे तो आ जाएगा 225, ठीक है। 75 3 यहाँ कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 से 21 22, ठीक है, 225 आ जाएगा। 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, ठीक है। अगला फिर उतार लेंगे 9, ठीक है। फिर 3 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 225 आ जाएगा, फिर यही आ जाएगा 24, शेषफल कितना है 24। आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बतानी है। अर्थात ध्यान रखिए, अगर हम 9900 में कुछ भी ऐड कर देंगे, अगर एक भी ऐड कर देंगे तो निश्चित रूप से यह 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें इसमें से घटाना ही है। और अगर घटाने के लिए कहे तो बाद में जो शेषफल आता है आप डायरेक्टली उसे घटा लीजिएगा, ठीक है। घटाने के लिए कहे डायरेक्टली आप उसे घटा लीजिएगा। 9 में से 4 गया 5, देखिए यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9975 वह संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कहा है तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तो ऑलरेडी 9999 है। अगर इसमें हम कुछ ऐड कर देंगे तो भैया ये 5 अंकों में हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हमें घटाना ही है। और जब घटाना होता है डायरेक्टली जो शेषफल आता है हम उसी में से घटा देते हैं। लेकिन अगर ऐड करना पड़े, ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, आप इस पर 2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि ऐड करना पड़े, ऐड का मतलब जोड़ना पड़े, ठीक है, यदि जोड़ना पड़े तो क्या करते हैं, शेषफल को डायरेक्टली इसमें नहीं जोड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। भाजक में से शेषफल को घटा करके जोड़ते हैं। भाजक में से शेषफल को, भाजक में से शेषफल को घटा करके जोड़ते हैं, घटा करके जोड़ते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। अगर यही कहा जाता 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो इतने से विभाजित हो जाए। जब छोटी सी छोटी संख्या 4 अंकों की आ जाएगी, मतलब 1000 में आपको 75 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 75 तो यहाँ डायरेक्टली 75 1 के 75, 25 आ गया, ठीक है, 25 आ गया। 75 तो यहाँ 25 आ गया 0, 75 तो यहाँ 150, 75 तो यहाँ 225, शेषफल कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है, 25 आ गया। अब जो शेषफल 25 आया देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब शेषफल जो 25 आया, आप बताइए 1000 में हमें जोड़ना है घटाना है। कहा है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बतानी है, अर्थात हम इसमें से कुछ घटा देंगे तो डायरेक्टली 3 अंक में चला आएगा, है ना। अर्थात हमें जोड़ना ही है, और जोड़ना है तो डायरेक्टली आप 25 को मत जोड़िएगा। वही बताने के लिए मैं सवाल बता रहा हूँ। 1000 में आप जो है 75 में से 25 को घटा करके जोड़िएगा, कितना आएगा, 75 में से 25 घटाएंगे 50 आ जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1050, ठीक है। बस इसमें मैंने आपको पूरी तरीके से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये सवाल बिल्कुल पूरी तरीके से आप बता ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चित्र में कितने काले पीले नीले रंग हैं ये सब आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। 20वें भाग को हम क्या कहते हैं, 20वें भाग को हम 1/20 कहते हैं। 20वें भाग को हम क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 20वें भाग को हम क्या कहते हैं, 1/20 कहते हैं, लेकिन 1/20 इसमें नहीं लिखा गया है। कुछ बच्चे मार देंगे 20वें भाग को 1/20%, भैया 1/20% नहीं कहेंगे, 20वें भाग को 1/20 कहते हैं। जब इसे हम परसेंट में मत लेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 20 पंचे 100, 5%। 20वें भाग को हम 5% कहेंगे, ना कि 1/20% कहेंगे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 100वें भाग को हम क्या कहते हैं, 100वें भाग को हम 1/100 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1/100 कहते हैं। जब इसे हमें प्रतिशत में बदलना होगा तो 0 से 100 से गुणा कर देंगे, तो 100वें भाग को हम 1% बोलेंगे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, आगे आपके सामने अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत से संबंधित कुछ सवाल मैंने आपको दिया है।
5/20 को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए डायरेक्टली आप 100 से गुणा कर दीजिए। 20 पंचे 100, 5 पचे 25, 25% आ जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 35% का दशमलव रूप क्या होगा, 35% का दशमलव रूप 35/100 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा जब हम 10, 100, 1000 या 1 के आगे कितनों भी जीरो आ जाए उससे हम भाग देते हैं। भाग करने का नियम ही ध्यान रखिएगा। जैसे 1 के आगे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 35 में दशमलव कहाँ लगा हुआ है इस बात को हमें बताइए। तो भैया ध्यान रखिएगा 35 में 35 इस तरीके से लिखा गया है, 35.00 इस तरीके से आपको लिखा गया है, अर्थात 35.0/100 लिखा गया है। जब आप 10 से भाग देंगे तो 1 अंक बाईं तरफ खिसकेगा, 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाईं तरफ खिसकेगा, 1000 से भाग करेंगे 3 अंक खिसकेगा। ठीक है, घिसकेगा मतलब हम देसी भाषा में खसकेगा बोलते हैं। ठीक, चलिए तो भैया ये हो जाएगा 0.35। ठीक है, दशमलव रूप क्या हो जाएगा, 0.35। अभी यही कहा 35 में 1000 से भाग दे दो, जो 35 में 1000 से भाग दो तो क्या हो जाएगा, 3, 5 इसे लिखा गया है, दशमलव यहाँ है, 1, 2 अंक इधर लाएंगे, अभी 3 अंक हटाना है तो 1 जीरो बढ़ा करके 3 अंक बढ़ा देंगे, यहाँ हो जाएगा 0.035। ठीक है भैया, चलिए एक गांव की जनसंख्या 1000 है, इनमें से 400 पुरुष हैं, बताइए पुरुष की गांव की जनसंख्या कितने % है। टोटल जनसंख्या कितनी है, 1000 है, इसमें 400 पुरुष है, बताइए पुरुष गांव की जनसंख्या का कितने % है। ध्यान रखिएगा जब भी पुरुष महिला का परसेंटेज पूछा जाता है, हमारी एक बात को आप लोग गांठ बात के ध्यान रखिएगा, हमेशा जो टोटल होता है, टोटल अधिकांशतः ऐसे सवाल आते हैं कि टोटल को हमेशा नीचे रखा जाता है। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आते हैं तो हमेशा टोटल को आप नीचे रखिएगा। टोटल का मतलब कुल जनसंख्या कितनी, 1000, 400 को ऊपर रखिएगा क्योंकि 400 का परसेंटेज निकाला, गुणे 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, परसेंटेज आपको निकल जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, आ जाएगा 40%। समझ में आया ना। चलिए भैया मोनू साहब के घर देख लीजिए। मोनू के घर में पहले 100 मुर्गी थी, अब उसके पिताजी 80 मुर्गी और खरीद लिए। अब मोनू के घर में कुल कितनी मुर्गी है, पहले 100 मुर्गी मोनू के घर में थे, अब उसके बाबूजी कहे तो यार मुर्गी के व्यापार में ज़्यादा फायदा है, 80 ठी और खरीद लो। अभी उसके घर में कितनी मुर्गी हो गई, 180 मुर्गी। मुर्गियों की कुल संख्या में हुई वृद्धि, पहले 100 थी, अब जब 80 खरीद लिया गया तब अब कितना हो गया, 180। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 180। मुर्गियों की कुल संख्या में हुई वृद्धि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। वृद्धि कितनी हुई भैया, वृद्धि कितनी हुई वास्तव में अंकों में, आप कहेंगे भैया 80 की वृद्धि हुई, लेकिन हम कहेंगे ना भाई हमें 80 में वृद्धि हुई ये हमको नहीं निकालना है, कितने % की वृद्धि हुई ये हमें निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि, तो वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है, 80। वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है, 80। कितने पर वृद्धि हुई है इस बात को बताइए, क्या 180 पर वृद्धि हुई है। आप कहेंगे नहीं भैया 180 तो वृद्धि होने के बाद हुई है, हम कहेंगे कितने पर वृद्धि हुई है, क्योंकि वृद्धि परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, तो वृद्धि बटे कितने पर वृद्धि हुई है, तो 100 पर जो है 80 की वृद्धि हुई है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पे 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, 80% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मोनू को बाबू जब मुर्गी लेकर आए तो 80% की वृद्धि हो गई। अब ये 80/100 क्यों किए, आप अच्छी तरीके से वीडियोज को इधर उधर करके देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पे क्या दिया गया है, अनुज ने गणित के 50 अंकों की परीक्षा में 35 अंक प्राप्त किया, उसको कितने % अंक प्राप्त हुए। हमेशा पूर्णांक को नीचे रखेंगे, प्राप्तांक को ऊपर रखेंगे, गुणे 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में निकल आएगा। 50 दूना 100, 35 दूना 70%। ठीक है, उसने कितना अंक प्राप्त किया, 70%। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक विद्यालय में पिछले वर्ष 120 छात्र थे, वर्तमान में 138 छात्र हैं। 120 छात्र थे पहले, अब कितने हैं, 138 छात्र हैं। ठीक है, विद्यालय में कितने % संख्या बढ़ी है छात्रों की। आप कहेंगे भैया पहले 120 थी अब 138 है, तो जायज सी बात है संख्या में वृद्धि हुई कि नहीं हुई। आप कहेंगे बाबू साहब भैया बिल्कुल हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई है, तो 18 की वृद्धि हुई है। अब मैं पूछता हूं कितने % की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे भाई परसेंटेज की वृद्धि के लिए अभी तो आपने बताया कि वास्तविक वृद्धि ऊपर लिखते हैं और कितने पर वृद्धि हुई है उसे हम नीचे लिखते हैं। 120 पर 18 की वृद्धि हुई है तो 18 ऊपर लिखेंगे, 120 नीचे लिखेंगे और डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमको इतना तो मूर्ख बात समझिए यार, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 2 पचे 10, 5 तियां 15। आप कहेंगे भाई 15% की तो वृद्धि हुई है, इतना लुल्लू सा सवाल आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है,
आगे कहा गया 40% को भिन्न में बदलिए। 40% को भिन्न में बदलना है भाई साहब। परसेंट का मतलब ही होता, अगर किसी के साथ 40% मतलब किसी के साथ परसेंट दिया गया है, उसे आपको भिन्न में बदलना है, तो डायरेक्टली परसेंट का मतलब ही होता है बटे 100। क्या होता है? परसेंट, प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है बटा, और शत का मतलब होता है 100 बटा 100। ठीक है, इस बात को भी आप समझते हैं, है ना। तो 40% का मतलब हो जाएगा 40 बटा 100। भिन्न में बदल दो, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 बटे 5। कौन सा रॉकेट साइंस लगाया गया? कुछ नहीं। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, लाभ हानि से कुछ सवाल है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नासिर ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीद कर 580 रुपया में बेच दिया। नासिर को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? 500 रुपया में खरीदा, 580 में बेच दिया। आप कहेंगे भैया क्या हुआ? मैं कहूँगा भाई लाभ हुआ। 580 में खरीद करके 580 में बेचेगा तो लाभ है तो होगा। कितने का लाभ हुआ? तो भाई विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो अब आ जाएगा 80 रुपया। आप कहेंगे भाई उसे 80 रुपया का लाभ हुआ। हम कहेंगे यार 80 रुपया का लाभ हुआ, ये तो हमको पता चल गया। अगर वो कहे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, मान लीजिए इसमें तो नहीं पूछा गया, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कितने का लाभ हुआ कितने का हानि हुआ, आपसे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पूछी जाएगी। मैं कहूँ भाई कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो आप बताएंगे भाई लाभ तो 80 रुपया का हुआ है, लेकिन ये 80 रुपया का लाभ किस पर हुआ है? तो आप कहेंगे भाई अभी जो प्रतिशत वृद्धि वाला आपने सवाल बताया उसमें आपने हमेशा जो है प्रीवियस मतलब कि प्रारंभिक वाला ही नीचे रखा है, इसमें भी प्रारंभिक वाला नीचे रखेंगे। 80 रुपया का तो लाभ हुआ, लेकिन हमें 580 पर नहीं हुआ, हमें 500 रुपया पर 80% का लाभ हुआ ना, तो 500 के नीचे रखेंगे और बटे 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 16, तो कितना आ जाएगा? 16% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राजेश ने एक भैंस 55,000 रुपये में खरीदी, वह कितने रुपए में भैंस बेचे कि उसे 8,000 रुपये का लाभ हो जाए? भाई 55,000 रुपये का भैंस खरीदा, 8,000 रुपये का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचेगा भाई? 55 8 63,000। कोई सवाल है? हाँ, इसे सवाल आएंगे, ध्यान रखिएगा। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, हमेशा प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ हमेशा अधिकांशतः क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है जब आपसे कंडीशन ना दी गई हो तो। ध्यान रखिए, यहाँ पर कुछ पूछा गया है, क्या आप इसे बता सकते हैं? देख लीजिएगा, मैं बताऊंगा नहीं। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदने वाला, विक्रय मूल्य का मतलब होता है, ये सही गलत का चिन्ह लगाना है, लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या दिया गया यहाँ पे? हाँ, चलिए भाई साहब, वस्तु 8 रुपये में खरीद करके 10 रुपये में बेचा जाता है, लाभ होता है 2 रुपया का। हानि कितने का होता है? हानि 0 रुपया का। हानि तो होता ही नहीं है, आपको लाभ हानि इसमें बताना है, पूरी तरीके से आप बता ले जाएंगे, कुछ जरूरत नहीं इसमें बताने की। दुकानदार ने एक किताब जो है 250 रुपया में खरीद करके 300 रुपया में बेचा। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आपको डीएलएड में इस तरीके से लिखना है क्रय मूल्य, किताब का क्रय मूल्य, इस तरीके से आपको लिखना है किताब का क्रय मूल्य। आप 60 मत मारिएगा, नहीं 60 में नंबर भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे लिखिएगा किताब का, यहाँ पे किताब का विक्रय मूल्य। 60 में लिखने का प्रयास मत करिएगा, आप कितनों भी आपको आता है तो आप मत लिखिएगा, है ना। लिखिएगा लाभ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। मैं सवाल लगा के दिखा रहा हूँ कैसे आपको लगाना है। 300 माइनस 250 कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? प्रतिशत लाभ। लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो लाभ कितना है? 50 बटे क्रय मूल्य कितना है? 250 गुणे 100। 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 100। कितने का लाभ हुआ? 20%। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल लगाने हैं। रीता ने अपनी साइकिल 25% के लाभ पर बेचने पर 350 रुपये का लाभ हुआ। भाई क्या बताया गया? रीता ने अपनी साइकिल 25% के लाभ में बेचने पर 350 रुपये का लाभ हुआ। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए, साइकिल का विक्रय मूल्य इसमें पूछा गया है ना। ध्यान रखिएगा, जब भी साइकिल को हम खरीदेंगे, जब भी परसेंटेज वाले सवाल आते हैं, खरीदते हैं हम 100 में, है ना। मान लीजिए क्रय मूल्य इसका कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। साइकिल को 25% के लाभ पे बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25% के लाभ पे बेचा जाता है तो 125 रुपया। 100 का 25% आप निकालेंगे भाई, 100 का 25% आप निकालिए, क्या आएगा? 25 आएगा। और जब 25 रुपया का लाभ हो रहा है
तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125 रुपया हो जाएगा, है ना। तो 25% के लाभ पे बेचने पर 350 रुपया का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 350 रुपये का। अर्थात वह जो लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है, 100 में खरीद रहा है, 125 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 25 रुपए का। ठीक है, यहां से जो हमने माना है, लेकिन वास्तव में सवाल में क्या दिया गया है, 25, ये जो 25 रुपया का लाभ है ये बराबर है 350 के। तो साइकिल का विक्रय मूल्य पूछा गया है, 25 350 के बराबर है। एक जो है किसके बराबर हो जाएगा, 350 बटे 25 के बराबर हो जाएगा। और आप 125 किसके बराबर हो जाएगा, बता सकते हैं नहीं बता सकते, 350 बटे 25 गुणे 125, क्योंकि हमें जो है विक्रय मूल्य का ही मान निकालना है। तो 25 पंचे 125, 500, 5 पच्चीस 25 का 5 हासिल 2, 5 या 15 2 17, 1750 रुपये। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1750 रुपये। ठीक है, ये सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। ये सवाल थोड़ा सा डीएलएड के हिसाब से थोड़ा सा स्टैंडर्ड कैटेगरी का माना जाएगा। साधारण ब्याज, ध्यान रखिएगा, मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूं। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, बस। जैसे तीसरा सवाल, इस सवाल, अच्छा कुछ लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज तो हमारे चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बिल्कुल आपके सिलेबस में साधारण ब्याज नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपसे यह उम्मीद की जाती है कि जितने बेसिक सवाल होते हैं, जितनी बेसिक जानकारी होती है, क्योंकि आप एक छात्राध्यापक हैं, ध्यान रखिएगा, आप एक छात्राध्यापक हैं, और छात्राध्यापक होने के नाते आपसे उम्मीद की जाती है तो बेसिक चीजें आपको जरूर आती होंगी, है ना। तो साधारण ब्याज का फार्मूला और साधारण ब्याज के छोटे छोटे हलुआ से 2-3 सवाल आप लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे फार्मूला लिखना है, लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन बराबर क्या होता है, यहाँ पे मूलधन छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय नीचे आ जाएगा। यहाँ पे दर यहाँ पे दर यहीं पे छोड़ दीजिए, ब्याज गुणे 100 ऊपर चला जाएगा, दर यहीं पे छोड़ दीजिए, ब्याज गुणे नीचे क्या आ जाएगा, मूलधन गुणे समय आ जाएगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर यहाँ समय निकालना है, 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे दर। यहाँ यही इसी फार्मूले से सब कुछ निकाला गया है। अब कुछ लोग कहेंगे यार समझ में नहीं आया, ध्यान रखिए, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। होता कि नहीं होता है। मैं कहूँ भाई दर का मान बताइए, दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा गुणा वाली संख्या बराबर दूसरी ओर बटे में जाती है, बटे वाली संख्या बराबर दूसरी ओर गुणा में जाती है। दर को हम यहीं पर रहने देंगे और बकिया को गुणुम गुणुम कर देंगे, ब्याज गुणे 100 हो जाएगा। इसी फार्मूले से ब्याज गुणे 100, ये बटे हो जाएगा, बटे इसके मतलब ब्याज गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, दर गुणे समय। ठीक है, दर गुणे समय हम यहीं पर रहने देते हैं और इसका क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मूलधन। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर ब्याज गुणे 100। ठीक है, आपको दर निकालना है, दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे दर यहीं पर रहने दीजिए, मूलधन गुणे समय नीचे चला जाए, क्योंकि गुणा वाली संख्या बराबर नीचे और बटे हो जाती है। ठीक, चलिए भाई, हरमन ने बैंक से 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपये लिए। 3 वर्ष बाद हरमन कितने रुपए बैंक को वापस करेगा, ध्यान रखिए, 8,000 रुपया लिया 3 वर्ष के लिए, 7% की वार्षिक ब्याज पर, 0 से 0 कैंसिल, 80 गुणे 3 240 गुणे 7, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, 1680 रुपया। ठीक है, 3 वर्ष बाद हरमन कितने रुपए बैंक को वापस करेगा, तो कितने रुपए बैंक को वापस करेगा ये पूछा गया है। 8,000 तो मूलधन है, क्या है 8,000 तो मूलधन है, 1680 रुपया उसका ब्याज है, कितने रुपए टोटल वापस करेगा, 0 8 6 8 1 9 9,680 रुपये वापस करेगा। और जो वापस करता है भाई साहब ने, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्याज और जोड़ करके उसे हम मिश्रधन बोलते हैं, है ना। जो वापस किया जाता है उसे हम मिश्रधन बोलते हैं हिंदी में। अब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ा है तो मैं अंग्रेजी आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा वृत्त के बारे में आपको जानकारी ले लेनी है, क्योंकि वृत्त से भी सवाल आपके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, है ना। वृत्त, यहाँ पे क्या कौन सा सवाल आपको देखना है उस चीज़ को ध्यान रखिए। मैं आपको वृत्त के बारे में थोड़ा सी जानकारी आपको दे देता हूँ। वृत्त में एक केंद्र होता है, ठीक है,
वृत्त के केंद्र से परिधि, वृत्त का जो गोला वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया जहाँ पे मेरा हाथ घूम रहा है, इसे हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि बोलते हैं। और वृत्त की परिधि बराबर परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। ठीक है, इस केंद्र से इस परिधि तक कहीं भी कोई रेखा खींच दे, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इस रेखा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसी त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसे हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इस त्रिज्या ध्यान रखिएगा, इस त्रिज्या को अगर इस त्रिज्या को इधर मिलाया गया है, इसी त्रिज्या को इधर इसी तरीके से मिला दिया जाए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यास, है ना? व्यास। अर्थात जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, और जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। वृत्त के केंद्र से जीवा, अब ध्यान रखिए, जीवा क्या होती है? जो व्यास होता है ना मित्रों, व्यास भी वृत्त के केंद्र से गुजरता है, व्यास भी वृत्त के केंद्र से गुजरता है। लेकिन जीवा क्या होता है? जीवा जो है, इस तरीके से एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई भी रेखा, वृत्त के दो परिधियों को वृत्त के अंदर परिधियों पर दो बिंदुओं को टच करने वाली कोई भी रेखा हो, वह क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ में आया ना? चलिए, मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जीवा मित्रों व्यास होती है। ठीक है, व्यास, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी जीवा अगर आपसे पूछी जाए तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, चलिए, वृत्ताकार घेरे, इसी परिधि को मित्रों ध्यान रखिएगा, इसी परिधि को हम परिमाप बोलते हैं। ठीक है, वृत्ताकार घेरे के परिमाप को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा। अभी मैंने बताया किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती? अनंत। इतनी त्रिज्याएं हम मतलब उसमें खींच सकते हैं कि आप गणना नहीं कर पाएंगे। एक जीवा वृत्त को कितने भागों में विभाजित करती है? एक जीवा वृत्त को कितने भागों में विभाजित करेगी? 2 ही भागों में विभाजित करेगी ना? ठीक, कि 10 भागों में विभाजित करेगी? 2 ही भागों में। चलिए, अर्धवृत्त में कौन सम्मिलित होता है? त्रिज्या होता है कि नहीं होता है? होता है। व्यास होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे नहीं होता है। परिधि, व्यास के अंतःय बिंदु, एक कुछ कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, छोड़ दीजिए इसे। ये आपके जो आपके लेवल का है उसे मैं बता रहा हूँ, छोड़ दीजिए इसे। ठीक है ना, ये आपके लेवल का है। वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? वृत्त की त्रिज्या जो है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या की दुगुना होता है। इस बात को ध्यान रखिए। यही, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो व्यास का हो जाएगा इसका दुगुना 30 सेंटीमीटर। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, आपसे कोण से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। गणित का पेपर जब आप देने जाइएगा तो कोण पटरी प्रकार लेकर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे पटरी प्रकार की सहायता से कोण बनाना पूछा जाता है आपसे। 0 अंश के कोण को क्या कहते हैं मित्रों? शून्य कोण कहते हैं। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, शून्य कोण किसे कहते हैं? 0 अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 से अधिक 90 से कम। इस तरीके से लिख देता हूँ, 0 से अधिक 90 से कम क्या कहते हैं? न्यून कोण। समकोण क्या होता है? 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो 90 अंश के कोण को क्या कहेंगे? समकोण। न्यून कोण क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। अधिक कोण क्या होता है मित्रों? समकोण के बाद मैं आपको बता दूं, अधिक कोण। मित्रों जो अधिक कोण होता है वो होता है 90 से अधिक और 180 से कम। 180 से कम, ये होता है अधिक कोण। 90 से अधिक, 180 से छोटा। ठीक है, अब आपसे कहूं सरल कोण। सरल कोण को ही हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण।
180 अंश के कोण को हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। और आपसे कहे वृहत कोण, क्या कहे? वृहत कोण। मित्रों वृहत कोण जो होता है 180 से अधिक, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। 180 से अधिक, 360 से कम। अब कुछ लोग कहेंगे यार याद नहीं होगा, तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। वृहत कोण क्या होता है? 180 से अधिक, 360 से कम। कोटि पूरक और समपूरक। मित्रों कोटि पूरक जो होता है जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। क्या होते हैं? कोटि पूरक होते हैं। जैसे इसमें कहे कोटि पूरक युग्म का कोण नहीं है 81 9, 90 अंश है कि नहीं है? 40 50 है कि नहीं है? 35 55 है कि नहीं है? 90 हो रहा है जोड़ने पर। 90 और 8 ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 98 हो जा रहा है, यही सही हो जाएगा। समपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है। दो कोणों का योग, कोण 1 और कोण 2 का योग जब 180 अंश आएगा तो क्या होता है? वो जो है समपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। तो समपूरक कोण कौन सा हो जाएगा? 29 151 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 50 20 70 79 बिल्कुल हो रहा है। 40 50 40 40 80 10 190। ये देखिए यहाँ पे ये समपूरक नहीं है, ठीक है, क्योंकि 190 हो जा रहा है। 60 20 180 होगा, 65 135 180 होगा, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये 190 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा पूरे के पूरे सवालों को। और इस सवाल में से मैं आपको बता दूं, इस सवाल में से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूरी उम्मीद है इसी लेवल के सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और गणित की यहाँ हमारे ख्याल से लास्ट वीडियो थी, अगर आप लोग कहेंगे तो 2-4 वीडियो और मैं दे दूँगा, क्योंकि गणित में शायद कुछ बच्चे कमज़ोर हैं। मुझे लगता है काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं जो जिन्हें लगता है कि इस चीज़ को थोड़ा सा लेना चाहिए मुझे, तो मैं इसी वजह से वीडियो बनाता हूं। नहीं तो मेरा कोर सब्जेक्ट मनोविज्ञान है, मैं मनोविज्ञान का ही बेहतरीन मतलब कि लेक्चर देता हूं। तो मनोविज्ञान ही मेरा कोर सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं। लेकिन गणित मेरा कोई कोर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपके लिए सरल करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ करूँगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लगातार प्रयास करिए बेहतर को बेहतर करने के लिए। अगर आपके पड़ोसी कहते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, आप टीचर नहीं बन पाएंगे, तो केवल और केवल खामोशी से मेहनत करिए। सफलता चिल्ला कर उनके कहे गए कथनों का जवाब देगी। अभी आपका समय नहीं है कि आप उन्हें मुख से जवाब दीजिए। आप मेहनत करिए, सफल हो जाइए, एक दिन आपकी सफलता उन्हें जवाब देगी, उनके गाल पे तमाचा होगा, ठीक है। अपने दिल में रखिए, उनके सामने मत कहिए वक्त आने दो बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है ना। इस बात को ध्यान रखिए। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, क्योंकि अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान बताएगा कि आसमां किसका है, ठीक है। तो बेहतर करिए, लगातार प्रयास करिए, बहुत मेहनत करिए। अगर आपको नहीं आता है कोई भी सब्जेक्ट, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, और जब आप वर्क करेंगे तो आपका प्योर सब्जेक्ट बन जाएगा। जिस सब्जेक्ट से आप जितना दूर भागेंगे वह सब्जेक्ट आपके सर पे उतना ही चढ़ जाएगा, ठीक है। किसी सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए मैं बचपन से ही केमिस्ट्री को बहुत कठिन समझता था, आज भी समझता हूं, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री कभी पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। और आज मुझसे आप केमिस्ट्री का कोई फार्मूला पूछ लेंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन कुछ लोग केमिस्ट्री पर वर्क करते हैं तो उनके लिए केमिस्ट्री आसान हो जाती है। जिस भी विषय पर आप वर्क करेंगे वो आपका प्योर सब्जेक्ट, बेहतरीन सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने मनोविज्ञान पर वर्क किया तो मेरा मनोविज्ञान बेहतरीन सब्जेक्ट हो गया। गणित पर वर्क करूंगा तो गणित भी हो जाएगा। और बिल्कुल आपके लिए मैं बेहतर कर रहा हूं, लगातार हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, तो लगभग सभी सब्जेक्ट हमारे कवर में धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।